कौन सा लूप है ये? फॉर का लूप है। फॉर का लूप किस लिए इस्तेमाल होता है? हम बोलते हैं फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर कंसर्न अबाउट या वी आर टॉकिंग अबाउट नोन नंबर ऑफ आइटरेशंस। ठीक है, किसके लिए? नोन नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए। ठीक है, कि मुझे पता हो कि कितनी आइटरेशंस परफॉर्म करवानी है। और फॉर लूप इस्तेमाल कैसे होता है बेटा? फॉर का कीवर्ड लगता है, उसके बाद मैंने बोला आइटरेटिव वेरिएबल लगेगा, वन, अच्छा एरो, और वन टू हाउ मेनी टाइम्स इट नीड्स टू बी आइटरेटेड वो लिखा जाएगा। उसके बाद मैंने बोला कि भाई नेक्स्ट काउंटर लगेगा। नेक्स्ट जो है वो फॉर का ही हिस्सा है। काउंटर इज द आइटरेटिव वेरिएबल सेम एज द फॉर के साथ जो लिखा जाएगा वो। ठीक है, तो आपने बोला कि मेरे पास फॉर काउंटर लिखा है तो नेक्स्ट काउंटर। अब मैंने लिखूंगा फॉर काउंट तो नेक्स्ट काउंट, मैं लिखूंगा फॉर इंडेक्स तो नेक्स्ट इंडेक्स। जो भी कुछ फॉर के साथ लिखूंगा वो यहाँ पर नेक्स्ट के साथ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ फॉर का लूप। अब उस फॉर के लूप को हम वाइल से या रिपीट अंटिल से रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं ये जो फॉर का लूप है ना, ये फॉर का लूप कौन सा लूप होता है बेटा? जो होता है काउंट कंट्रोल्ड लूप। सही है, कौन सा लूप होता है? काउंट कंट्रोल्ड, के नंबर ऑफ आइटरेशंस नोन होती हैं। लेकिन जो ये दोनों लूप्स हैं मेरे पास, रिपीट अंटिल और वाइल टू एंड वाइल, दीज आर कॉल्ड कंडीशन कंट्रोल्ड लूप्स। कंडीशन कंट्रोल्ड लूप्स। ठीक है, तो कंडीशन कंट्रोल, काउंट कंट्रोल को कंडीशन कंट्रोल में मैंने क्या किया? चेंज कर दिया। दिस इज व्हाट आई हैव डन राइट नाउ। अच्छा जी, अब फॉर से जब वाइल में या फॉर से जब रिपीट अंटिल में जाते हैं तो मुझे जो काम करने पड़ते हैं ना, मुझे जो काम करने पड़ते हैं वो ये तीन काम है। सबसे पहले फॉर काम करता है नोन नंबर ऑफ आइटरेशंस पर, तो आइटरेशंस पता होनी चाहिए कितनी है। सही। एक बात, जब आपको आइटरेशंस पता है, एक वेरिएबल असाइन करोगे, एक वेरिएबल अलॉट करोगे, जो क्या करेगा? जो खुद ब खुद आइटरेशंस को वैसे ही परफॉर्म कराएगा जैसे फॉर करवाता है। मतलब जैसे यहां पर हुआ कि फॉर काउंटर की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक खुद ब खुद चल रही थी। जैसे ये नेक्स्ट काउंटर ऊपर जाएगा, काउंटर की नेक्स्ट वैल्यू, मतलब 1 है तो क्या ले जाएगा? 2, 2 है तो कौन सी ले जाएगा? 3, 3 है तो कौन सी ले जाएगा? 4, 4 है तो 5 ले जाएगा। कहां तक चलेगा? 12 तक चलेगा। इसी तरह से कोई एक वेरिएबल चाहिए होता है हमें, किस काम के लिए? आइटरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। अगर वो फॉर से मैं वाइल में या रिपीट अंटिल में जा रहा हूँ, लेट्स से रिपीट अंटिल की बात करता हूँ, तो इनपुट नम तो मैंने वैसे ही किया। अब मैं लूप को चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर इस्तेमाल कर रहा था फॉर का लूप, यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ रिपीट अंटिल का लूप। तो मैंने कहा भाई फॉर के लूप में मैंने फॉर 1 to 12 जा रहा था, लेकिन यहाँ पर फॉर का लूप तो लगाऊंगा नहीं, रिपीट अंटिल लगाऊंगा जो एक सर्टेन कंडीशन पे रुकेगा। मैंने बोला एक काम करें, काउंटर जो था ना, जो आइटरेटिव वेरिएबल था यहाँ पर, उसको मैं क्या करूंगा? फॉर का लूप क्योंकि इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली करता है। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है बेटा? इनिशियलाइज का मतलब होता है कि वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू देना। यहां देखो काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या दी जा रही है? काउंटर की इनिशियल वैल्यू दी जा रही है 1। लेकिन जब मैं इसको किससे करूंगा? रिपीट अंटिल या वाइल से करूंगा, तो इसमें इनिशियल वैल्यू तो मुझे खुद से मैन्युअली देनी पड़ेगी। तो मैन्युअली मैंने काउंटर की वैल्यू को 1 दे दिया। उसके बाद रिपीट का लूप लगाऊंगा। मैंने काउंट, ये कब तक चलता रहेगा? अच्छा, फॉर में मुझे पता है ये कब तक चलता रहेगा। फॉर में कब तक चलता रहेगा बेटा? हमने बोला जब काउंटर की वैल्यू 12 तक चलेगा, मतलब 1 से लेकर 12 तक चलेगा, 12 दफा चलेगा। तो हमने बोला यहाँ पर भी एक काम करें, काउंटर की वैल्यू 1 करें, रिपीट और अनटिल। रिपीट के अंदर वही दोनों स्टेटमेंट्स जो कहाँ लिखी हुई थी, जो लिखी हुई थी यहाँ पर, वो ऐसी की ऐसी उठा के डाल दी। और इसके साथ काउंटर में काउंटर प्लस 1 कर दिया। काउंटर में काउंटर प्लस 1 करने के से होगा क्या कि भाई एक दफा आइटरेट हुआ, काउंटर की वैल्यू अब क्या हो गई? 2 हो गई। दूसरी दफा आइटरेट हुआ, काउंटर की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। तीसरी दफा आइटरेट हुआ, काउंटर की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। क्योंकि हमने रिपीट में और यहाँ अंटिल में कंडीशन लगाई हुई है। यहाँ पर रिपीट अंटिल कौन सा लूप होता है? हम बोलते हैं पोस्ट कंडीशन लूप होता है। पोस्ट कंडीशन का मतलब कंडीशन बाद में टेस्ट करता है। क्या लूप खत्म होने के बाद एंड वाले हिस्से पे कंडीशन टेस्ट नहीं हो रही? हाँ, एंड वाले हिस्से पे कंडीशन टेस्ट हो रही है। तो एंड पे कंडीशन क्या लिखी हुई है? काउंटर ग्रेटर देन 12। जब तक काउंटर की वैल्यू 12 से ज्यादा ना हो जाए तब तक आप इसको रिपीट करते रहेंगे, जब तक चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। पोस्ट कंडीशन लूप जो कि रिपीट का बोलते हैं स्टॉप सेट ट्रू कंडीशन। स्टॉप सेट ट्रू कंडीशन, यहां पर हमने क्या किया भाई? ग्रेटर देन 12 के 12 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि 12 तक तो चलाना है हमने।
एक से ले शुरू किया, 12 तक चलाया, तो ये क्या हुआ कि भाई ये 12 से ज्यादा की वैल्यूज पे रुक जाएगा। वाइल की अगर बात करेंगे तो वो काम वैसे ही हुआ बिल्कुल काउंटर की। हमने बोला वाइल काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 12, जब तक काउंटर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 12 रहेगी ये लूप चलेगा। यहां पर मैंने कौन सी कंडीशन की बात की है? अच्छा, कौन सा लूप होता है बेटा? वाइल वाइल का लूप होता है प्री कंडीशन, मतलब पहले कंडीशन टेस्ट होती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये स्टॉप्स एट फॉल्स कंडीशन, फॉल्स पे रुक जाता है, मतलब आइटरेट होता है ट्रू पे। सही है, आइटरेट होता है ट्रू पे। तो यहां जो कंडीशन लिखूंगा इसका मतलब यहां पर लूप को चलाने वाली कंडीशन लिखी गई। रिपीट अंटिल में कौन सी कंडीशन लिखी गई? जिसपे लूप को रोकना है। तो रोकने वाली कंडीशन, जो स्टॉप करने वाली कंडीशन है, वो कहां लिखी जाएगी? रिपीट अंटिल में लिखी जाएगी। और वाइल में, क्योंकि वाइल में पहले कंडीशन लिखी जाती है, तो वहां पे कौन सी कंडीशन लिखूंगा? स्टॉप वाली या फिर आइट्रेट वाली? हम बोलेंगे यहाँ आइट्रेट होने वाली कंडीशन लिखी जाएगी। ठीक है, तो हमने लिखा काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 12। क्या काउंटर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 12, मतलब 12 और उससे छोटी वैल्यू पे चलानी है? हाँ, हमने बोला चलानी तो है, जब तो लिखी है यहाँ पे। रोकनी कब है? ग्रेटर देन 12 पे। तुमने यहाँ ग्रेटर देन 12 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वाइल काम करता है कौन सी कंडीशन पे? फॉल्स पे नहीं, ट्रू पे काम करता है, स्टॉप कर देता है फॉल्स पे। काउंटर की वैल्यू में काउंटर +1 वैसे ही हुआ। और एंड वाइल क्या करेगा? वापस ऊपर लेके जाएगा, कंडीशन चेक कराएगा, काउंटर की वैल्यू लेस देन 12 हुई। ठीक है, दिस इज वाज द एन ओवरव्यू ऑफ द लूप्स। सही है, ये एरे है क्या भला, इस्तेमाल क्यों करते हैं, और इस बेसिकली आया क्यों है कॉन्सेप्ट एरे का। मुझे ये बताइएगा, इससे पहले तक हम जो डेटा स्टोर कर रहे थे, वाइल प्रोग्रामिंग हम डेटा स्टोर कर रहे थे, ठीक है। वाइल प्रोग्रामिंग हम डेटा स्टोर करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करते थे? मतलब अगर हम इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट लेके डेटा को स्टोर करेंगे कहाँ पे? या फिर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करा रहा हूं तो डेटा को मैं कहाँ स्टोर करूंगा? वेरिएबल में। वेरी गुड भाई, वेरिएबल में स्टोर करूंगा। ठीक है, और वेरिएबल की हमने अपने समझने के लिए हमने बोला था वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल इज द एम्प्टी स्पेस इन द मेमोरी, या मेमोरी में एक अलॉटेड स्पेस होता है, और जिसको मैं ऐसे बनाता था अपनी आसानी के लिए, और उसका कोई ना कोई नाम होता था। मैंने बोला कि भाई नम है, इसके अंदर कोई भी नंबर को स्टोर कर लूंगा, और इसके अंदर कोई नंबर स्टोर हो भी जाता था। इनपुट नम कर लिया तो जो भी यूजर ने 18 नंबर इनपुट किया तो वो 18 नम के वेरिएबल में ऐसे आके सेव हो गया, जैसे मैं अपने समझ के लिए बनाता था। सही है, अब इस वेरिएबल की एक डाटा टाइप भी होती थी। सही, 5 डाटा टाइप्स में से कोई भी एक डाटा टाइप होगी। डाटा टाइप कौन कौन सी पड़ी थी? हमने बोला था इंटीजर भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, बुलियन भी हो सकती है। अब इसकी डाटा टाइप फिलहाल के तौर पे देख के बताओ कौन सी नजर आ रही है? इंटीजर। वेरी गुड भाई, इंटीजर नजर आ रही है। इसकी डाटा टाइप अभी नजर आ रही है हमें इंटीजर। ठीक है, तो एक वेरिएबल बना हुआ है मेमोरी में जो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि इस वेरिएबल के अंदर मैं कितनी वैल्यूज स्टोर कर सकता हूं एक टाइम पे? अच्छा जी, एक टाइम पे मैंने बोला इस वेरिएबल में एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। मिसाल के तौर पे अभी 18 सेव है, मैं बोलता हूं इसके अंदर 20 सेव कर दो, मैं बोलूंगा 18 हटाऊंगा तो 20 सेव कर सकता हूं। तो बोला हमारे पास क्या है? वेरिएबल है, एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। लेट से मैंने एक बनाया फॉर लूप, मैंने बोला फॉर काउंट कहां से कहां तक, 1 to 20। सही है, और मैंने करवा लिया इनपुट नम और नेक्स्ट काउंट। सही है, हमने बोला ये लूप चलेगा कितनी दफा? ये लूप चलेगा 20 टाइम्स, क्योंकि ये काउंट की वैल्यू कितनी चल रही है? 1 से लेकर 20 चल रही है। सही, तो 20 टाइम्स ये लूप चल गया। 20 टाइम्स लूप चलने में हुआ क्या? हर दफा में नम के वेरिएबल में इनपुट ले लिया उसने। सही, ये लूप चला और 20 नंबर्स इनपुट करवा लिए किसके अंदर? नम के अंदर। सही है, अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना जो थर्ड आइटरेशन में नंबर इनपुट हुआ था वो बताओ क्या है? कोई भी हो सकता है भाई। सही है, वेरी गुड भाई। थर्ड आइटरेशन का मतलब जब काउंट की वैल्यू 3 रही होगी, पहली दफा नम में इनपुट हो गया, यूजर ने कोई भी नंबर इनपुट करवा दिया। दूसरी दफा इनपुट करवाया तो पहली वैल्यू हटी नम की, और दूसरी जो नई वैल्यू आई थी वो आ गई। फिर दूसरी वैल्यू हटी, फिर तीसरी वैल्यू आ गई, फिर तीसरी हटी, फिर चौथी आ गई। मैं बोल रहा हूँ थर्ड वैल्यू कौन सी थी, बता दो।
या थर्ड छोड़ो, 10th वैल्यू कौन सी थी बता दो, या 18th वैल्यू कौन सी थी बता दो, 17th वैल्यू कौन सी थी बता दो। बोले हमें क्या पता, यूजर ने तो कोई भी नंबर इनपुट कर सकता है। सही है, इसका मतलब योर वेरिएबल वुड कंटेन वन वैल्यू एट अ टाइम। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई यूजर से इनपुट लीजिए 20 नंबर्स और उन 20 नंबर्स को स्टोर करवाइए कहीं पर, वेरिएबल में तो नहीं कर सकता मैं। हाँ, एक वेरिएबल में नहीं कर सकता, कितने वेरिएबल्स में कर सकता हूं? मैंने कहा उसके लिए 20 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। मुझे इनपुट करवाना पड़ेगा पहले नंबर पे, फिर इनपुट करवाना पड़ेगा दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे, ऐसे करते 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 मैंने क्या करना पड़ेगा, सब जगह मतलब सारे इनपुट्स करवाने पड़ेंगे सारे नंबर्स में, मतलब सारे वेरिएबल्स में अलग अलग इनपुट कराने पड़ेंगे। तो मैंने बोला भाई नम वन इसको दे दूंगा नाम, इसको नम टू दे दूंगा, इसको नम थ्री दे दूंगा। तो क्या मतलब मैं यही कराता रहूंगा क्या? और इनपुट लेने के लिए मैं हर नंबर को इनपुट करने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट इस्तेमाल करूंगा। भाई इसके लिए होगा क्या, मैंने बोला कि भाई नम वन इनपुट नम वन, फिर इनपुट नम टू, इनपुट नम थ्री, इनपुट नम फोर, इनपुट नम 20 तक जाऊंगा क्या? अच्छा चलो सही है, अभी तो चलो मैंने लिख लिया कि 20 लाइन का कोड मिल जाए। कल को ये नंबर हो जाते हैं 2000, फिर क्या करूंगा? तो इनपुट नम वन, इनपुट नम टू करते करते इनपुट नम 2000 तक जाऊंगा। हमने बोला नहीं यार, कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो चाहिए होगी जिससे ये वाला काम तो हल हो सके, जिसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है विच वी कॉल्ड एरे। एरे आते हैं भाई उड़ते हुए एरे भाई साहब। एरे होता क्या है? एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। क्या लिखोगे सबसे पहले? एरे इज द डेटा स्ट्रक्चर। एक डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब डेटा को रखने का तरीका। आसान अल्फाज में डेटा स्ट्रक्चर या एरे को समझने के लिए, समझाने के लिए मैं एक बात करता हूं। जहां पर हमने बोला वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ बॉक्स इन द मेमोरी, तो array can be considered is a chain of variables connected in a single line, in a single dimension. Let's say मैं बना देता हूं ये। अच्छा जी, ये मैंने क्या बनाया? Is just like a chain of some spaces, या फिर आसान अल्फाज में ये मैंने क्या बनाए हैं? चेन ऑफ वेरिएबल्स। इसमें से हर एक वेरिएबल इज कनेक्टेड, अ चेन ऑफ वेरिएबल्स इज देयर एंड वी कॉल इट एन एरे। और एरे को इस तरह से बना सकते हैं, या जैसे वेरिएबल को एक बॉक्स की तरह शक्ल, मतलब बॉक्स की शक्ल में अज्यूम करते हैं ना हम कि वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होगा, उसके अंदर कोई ना कोई डाटा होगा। और यहां पर इसको कैसे कंसीडर करते हैं? इसको ऐसे अज्यूम करते हैं कि भाई एक बॉक्स है, अब उसके आगे दूसरा बॉक्स है, उसके आगे तीसरा बॉक्स है, उसके आगे चौथा बॉक्स है, एक चेन ऑफ बॉक्सेस बने हुए। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे इन द मेमोरी। अब वो ऐसे भी बन सकते हैं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल रो की फॉर्म में भी बन सकता है, या हॉरिजॉन्टल एक कॉलम की फॉर्म में भी बन सकता है एरे। तो अगर कॉलम की फॉर्म में बोलूंगा तो ऐसे बनेगा। दे बोथ मीन द सेम, मतलब दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एज इट इज। जैसे ये वाला इस्तेमाल करूंगा मतलब हॉरिजॉन्टल, वैसी वर्टिकल वाले को इस्तेमाल करूंगा। अच्छा जी, अब चलें जी, अब इस बात को समझते हैं जल्दी से। मैंने बोला सबसे पहले चीज डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा को रखने का तरीका है एरे। ठीक है, चेन ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में जो है ना वो आप उसको कंसीडर कर सकते हो, जैसा चेन ऑफ वेरिएबल्स होंगे बहुत सारे। और इट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल डाटा। क्या मल्टीपल डाटा यहाँ स्टोर हो सकता है? हाँ भाई हो सकता है। अब इसमें से जो हर एक एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट है दैट स्टोर्स द डाटा। तो टोटल कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं मुझे देख के बताओ जल्दी से। रेड वाले में, इस वाले में कितने हैं भाई? 10। इस वाले में कितने हैं भाई? 10। दोनों में 10 10 बनाए, क्योंकि दोनों एरे सेम है। बस मैंने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं भाई एरे में? एरे है ये 10 एलिमेंट्स का। इसका मतलब इसके अंदर 10 डाटा सेव हो सकता है। अब ये किस वजह से बनाया गया है, उसके लिए उसकी एक आइडेंटिफिकेशन और इसकी जो डिक्लेरेशन वगैरह होती है, उस पर हम जो है ना भी बात करते हैं कि एक एरे है, एरे की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। लेट से मैंने कहा भाई ये एरे है जिसका नाम क्या है, तो इसका मतलब आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है भाई? आइडेंटिफायर का मतलब उसका नाम वेरिएबल का। जैसे आपने बोला कि मैं वेरिएबल को आउटपुट कराना चाहता हूं, वेरिएबल को आउटपुट कराने के लिए या इनपुट कराने के लिए वेरिएबल का आइडेंटिफायर चाहिए। मतलब ये नम इज द नेम ऑफ व्हाट? द वेरिएबल। तो ये इसका आइडेंटिफायर है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसके नाम से। मतलब इनपुट नेम, ओ सॉरी इनपुट नम। तो ये जो नम का वेरिएबल है इसमें इनपुट हो जाएगा, तो ये हो गया इसका आइडेंटिफायर। अब हम बोलते हैं पूरे के पूरा एरे, इसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 500 हो, 5000 हो, 20,000 हो, ये सब के सब
सिर्फ एक आइडेंटिफायर से एक्सेस हो सकते हैं। इस पूरे के पूरे एरे का जो आइडेंटिफायर है वो क्या है? नेम। नेम के नाम से एरे है। ये कल को नंबर के नाम से एरे हो सकता था, ये कल को टेम्परेचर्स के नाम के एरे हो सकता है, ये कल को वेट्स के नाम का एरे हो सकता है, ये कल को पिन कोड्स के नाम का एरे हो सकता है, किसी भी नाम का एरे हो सकता है। ठीक है, तो अभी किस नाम से है भाई? हमने बोला भाई नेम के नाम से एरे है। तो नेम के नाम से एरे, तो क्या चीज होल्ड करेगा? देखने से क्या समझ में आ रहा है या फिर सुनने से क्या समझ में आ रहा है? ये किसी के नाम को होल्ड करेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कुछ 10 बच्चों के नाम स्टोर करने हैं, अगर मैं खाली इनपुट लेना चाह रहा होता और इनपुट लेने के बाद मैं उसको गायब कर दूं, मतलब मैं अपने पास लॉन्गर मतलब उसके बाद स्टोर नहीं करूं, तो मैं एरे नहीं भी इस्तेमाल करता तो चलता। लेकिन एरे क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि मैंने उसको स्टोर करना है। तो यहाँ पे 10 बच्चों के नाम स्टोर होंगे, तो 10 बच्चों के नाम, लेट से पहले बच्चे का नाम अली, दूसरे बच्चे का नाम हो गया अरहम। इंडेक्स पोजीशन का मतलब इस एरे में जो कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। द इंडेक्स स्टार्ट्स विद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई अगर को मुझे ये वाला एलिमेंट ऑफ एरे एक्सेस करना है तो आई वुड बी नीडिंग टू थिंग्स। एक, एरे का नाम, किस नाम का एरे है? फिलहाल के तौर पे एरे का नाम क्या है? नेम है। और इसकी इंडेक्स पोजीशन। इंडेक्स पोजीशन का मतलब कौन सी पोजीशन पे वो एलिमेंट है, आपने जो आपको चाहिए। मैं बोल रहा हूं भाई ये चाहिए, तो कौन सी पोजीशन पर है भाई? ये है अभी 6th पोजीशन पर। तो इसको लिखूंगा कैसे? मैंने बोला भाई काम करें, ये 6th पोजीशन पे जो है ना वो आउटपुट कर दें। तो उसका सूडो कोड कैसे लिखा जाएगा? हमने बोला भाई इसका सूडो कोड लिखा जाएगा आउटपुट, आइडेंटिफायर लिखेंगे, आइडेंटिफायर है नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा उसका इंडेक्स व्हिच इज 6। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट यू आर यूजिंग एन एरे। एक एरे इस्तेमाल कर रहा हूं, एक बात। दूसरी बात, आइडेंटिफायर पहले लिखा जाएगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिखा जाएगा, कौन से इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूं। मैं इनपुट करवा सकता हूं एक वक्त में एक इंडेक्स ऑफ एरे पे। मतलब एक इंडेक्स ऑफ एरे का मतलब या तो 6 को आउटपुट करवा सकता था, या 7 को आउटपुट करवा सकता हूँ, या 8 को आउटपुट करवा सकता हूँ एक वक्त में। तो एक एक करके मैंने क्या करना पड़ेगा? हर किसी को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैंने एक्सेस करना है तो मुझे दो चीजें चाहिए। क्या बोलता है भाई? कैन बी एक्सेस बाय आइडेंटिफायर एंड इंडेक्स पोजीशन। तो इंडेक्स पोजीशन भी चाहिए और आइडेंटिफायर भी चाहिए, क्योंकि मुझे एरे में बताना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूं। 6 था। मैं बोल रहा हूं कि भाई एक काम करें, पहली पोजीशन को क्या कर दें? आउटपुट कर दें। सही है, पहली पोजीशन को आउटपुट कर दें। तो मैं क्या लिखता? आउटपुट नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखता बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता 1। अब मैंने बोला कि भाई देखो, सबसे पहली चीज हमने वेरिएबल में क्या सीखी थी? वेरिएबल में हमने बोला था कि यार वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया जाता है। डिक्लेयर करवाया जाता है, हाँ भाई यार वेरिएबल को डिक्लेयर कराया जाता है। तो क्या एरे को डिक्लेयर नहीं करवाया जाएगा? बोला भाई एरे को भी डिक्लेयर कराया जाएगा। तो एरे को कैसे डिक्लेयर कराओगे? तो वो लिखने का एक तरीका होता है, वो मैं सिखा रहा हूँ। एरे को डिक्लेयर कराने का क्या मतलब? मतलब ये कि मेमोरी में एरे मौजूद नहीं है, आप अपने इस्तेमाल करने के लिए सूडो कोड में उसको डिक्लेयर कर रहे हो। सूडो कोड में वो वेरिएबल्स, मतलब मेमोरी में एक एरे बना रहे हो कि आप उसको इस्तेमाल करोगे। जब आपने डिक्लेयर किया उसके बाद आप उसमें इनपुट करवाओ, और उसके बाद आपने कोई कैलकुलेशन करानी है, जो भी कराना है आप करा सकते हो। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये वाला जो एरे है मेरे पास नेम का, ये मेरे पास क्या है? मैं नेम का एक एरे सूडो कोड में बनाने जा रहा हूं। इसके अंदर अभी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये क्या है? ब्लैंक है। ब्लैंक है, और इसको मैं डिक्लेयर कराने जा रहा हूं, मतलब मेमोरी में बनाने जा रहा हूं। तो इसके लिए क्या सूडो कोड लिखना पड़ेगा? वेरिएबल को डिक्लेयर कराया था वैसे ही एरे को डिक्लेयर कराएंगे। हमने बोला भाई डिक्लेयर का कीवर्ड लिखा जाता है। देखो, वेरिएबल को डिक्लेयर कराने का तो इतना आसान तरीका था कि हमने बोला कि भाई वेरिएबल को डिक्लेयर ऐसे कराते हैं कि अगर वेरिएबल है तो उसका, मैंने लिख दिया उसका नाम, सॉरी पहले लिखा कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? डिक्लेयर का। डिक्लेयर किस नाम से? नम के नाम से, कॉलन उसकी डाटा टाइप लिख दी। क्या लिख दी? इंटीजर। ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर करने में और एरे डिक्लेयर करने में थोड़ा सा फर्क है। एरे के लिए हमने बोला भाई डिक्लेयर लिखिए, उसके बाद द नेम ऑफ द एरे, डिक्लेयर नेम। मैं लिखूंगा एक कीवर्ड, किसका? एरे का। तो जितने कीवर्ड है ना वो मैं लिख रहा हूं राइट से। ठीक है, डिक्लेयर नेम कॉलन एरे। एरे के बाद लगता है स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने बोला स्क्वायर ब्रैकेट। देखो, जब आपको यहाँ पे
वन डी एरे लिखा हुआ है, वन डी एरे के बाद भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, सही। तो वन डी एरे इज द लाइक स्क्वायर ब्रैकेट इज द आइडेंटिफिकेशन के यूजिंग द एरे। अब आपने बोला स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहां पर लिखोगे कीवर्ड लगाता है ऑफ और उसकी डाटा टाइप। इसके अंदर जो मैं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो क्या लिखूंगा, जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना तो हम इंडेक्सेस की रेंज लिखते हैं पूरी उठा के कि कहां से इंडेक्स शुरू है और कहां पे इंडेक्स खत्म है। तो मुझे बताओ इंडेक्स कहां से शुरू है, जल्दी से देख के बताओ। 1:10, दिस इज द स्टेटमेंट, द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ऑफ द एरे। मैंने बोला भाई डिक्लेयर नेम, नेम के नाम से एरे बनाओ, नेम के नाम से आइडेंटिफायर बता दिया, वो है क्या, वो एरे है जिसके इंडेक्सेस 1 से लेकर 10 तक जाएंगे, ऑफ डाटा टाइप स्ट्रिंग, कि उसके अंदर कौन सी चीज होल्ड होगी, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग होल्ड होगी। मतलब ऐसा हुआ कि जब आपने डाटा टाइप बनाई तो पूरा का पूरा जो एरे है वो स्ट्रिंग को ही होल्ड करेगा। मैंने एक काम करना है, मैंने एरे तो डिक्लेयर करा दिया, अब ये जो काम मैं ऊपर कर रहा था ना ये वाला, तो 20 नंबर्स को एक वेरिएबल में इनपुट करवा रहा था, अब वो यहां पर 10 नेम्स को एक एरे में स्टोर करवाना है, स्टोर मतलब इनपुट करवाना है। अब इनपुट करवाने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा बेटा, एरे को मैं एक्सेस करता हूं जब, अच्छा बाय डिफॉल्ट का मतलब ये हुआ, बाय डिफॉल्ट से मुराद कि जब कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती तो मैं एरे को एक्सेस करता हूं विद द फॉर लूप। कौन से लूप से, फॉर लूप से। मैंने एरे के पहले उस पे इनपुट करना है, तो मैं लिखूंगा इनपुट एरे का नेम स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिख दिया। तो अब यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो कहां चली जाएगी, नेम 1 पे। नेम 1 का मतलब यहां पर इनपुट हो जाएगी, सही है, नेम 1 का मतलब ये हो गया, यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। अगर मैं लिख दूं नेम 2 तो अब यहाँ पे इनपुट हो जाएगी, जब लिख दूं नेम 3 तो यहाँ पे इनपुट हो जाएगी, जब लिखूं नेम 4 तो यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। क्या मैं लिखूं इनपुट नेम 1, इनपुट नेम 2, इनपुट नेम 3, इनपुट नेम 4। तो आप बोलोगे यार फाद भाई आप एक बात बताएं, तो ये वेरिएबल्स ने आपका क्या बिगाड़ा था, अगर आप अलग अलग इनपुट यहाँ पे भी लोगे तो ये वेरिएबल्स ने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने एरे क्यों इंट्रोड्यूस करवाया जब आपको इतनी ही लंबी करनी थी, इनपुट नम 1, इनपुट नम 2, नम 3, नम 4 वाला आप जो कर रहे थे वो भी तो ठीक था। एरे क्यों इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि एरे में हम क्या कर सकते हैं, हम इसको आसानी से कर सकते हैं, इसलिए आपको इंट्रोड्यूस कराया। अभी जरा सबर का दामन 2 मिनट के लिए अपने हाथ में रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। मैंने बोला कि आप फॉर लूप लगाइए, फॉर का लूप लगाया विद आइटरेटिव वेरिएबल। मीनिंगफुल आइटरेटिव वेरिएबल हो सकता है, किस नाम से हो सकता है, काउंट के नाम से हो सकता है, काउंटर के नाम से हो सकता है, किसी भी नाम से हो सकता है, या फिर एरे है तो इंडेक्स के नाम का भी हो सकता है कि उसके इंडेक्सेस चलाने के लिए मैं ले रहा हूं, इंडेक्स कहां से कहां तक चल रहे हैं उसके, और इंडेक्स 1 से लेकर कहां तक चलेंगे बेटा, 1 से लेकर 10 तक चलेगा। जब भी मैं फॉर लूप बनाऊंगा एरे को एक्सेस करने के लिए तो एरे के जो इंडेक्सेस चल रहे हैं वही मेरे आइटरेटिव वेरिएबल के वो चलेंगे, आइटरेटिव वेरिएबल की जो वैल्यू चलेंगी वही चलेंगी जो मेरे एरे की चल रही हैं। ठीक है जी, तो मैंने बोला कि आप फॉर इंडेक्स 1 to 10, और अब मैं इनपुट करवाने जा रहा हूं कौन से किस में इनपुट कराने जा रहा हूं, एरे में, तो एरे का नाम लिखना पड़ेगा। हाँ जी, हम बोलेंगे एक्सेस कैसे करते हैं, आइडेंटिफायर से और इंडेक्स पोजीशन से। तो पहले तो आइडेंटिफायर लिखना पड़ेगा, मतलब एरे का नाम क्या है, नेम, अभी ऊपर बनाया ना आपने इस नाम से नेम, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखते हो कि कौन से एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, सही है, तो हर दफा वो क्या चलाएगा, नंबर 1 पे इनपुट करेगा, क्योंकि कौन सा लूप चला रहा हूं मैं, फॉर का लूप चला रहा हूं ना। मैं कहा नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद आइटरेटिव वेरिएबल इंडेक्स का, फॉर इंडेक्स नेक्स्ट इंडेक्स, या फॉर काउंट नेक्स्ट काउंट, फॉर काउंटर नेक्स्ट काउंटर, कुछ भी लगा सकता था ना, 1 से लेकर 10 तक इस्तेमाल किया। और हर दफा मैं इनपुट कर रहा हूं नेम के एरे में क्या, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेटा मैं स्क्वायर ब्रैकेट को खाली नहीं छोड़ सकता कि मैं खाली छोड़ दूंगा पूरे पूरे एरे में इनपुट हो जाएगा खुद ही, नहीं। मैंने बोला कि आपका जो सूडो कोड का स्टेटमेंट है वो एक वक्त में एक एलिमेंट ऑफ एरे को एक्सेस करता है। तो यहां पे क्या लिख दूं, अगर मैंने 1 लिख दिया तो हर दफा 1 पे ही इनपुट करता रहेगा, मतलब हर दफा इसी पोजीशन पे इनपुट करता रहेगा। अगर मैं 2 लिख दूं तो हर दफा सिर्फ 2 पे इनपुट करवाता रहेगा, करवाता रहेगा। मैं क्या लिखूं, 1:100, या सॉरी 1:10 लिख दूं, नहीं 1:10 भी नहीं लिख सकते। हम बोल रहे हैं 1:10 चलाने के लिए एक आइटरेटिव वेरिएबल इस्तेमाल तो किया है, कौन सा, इंडेक्स का। मैं इसके अंदर लिखूंगा इंडेक्स। अब देखें होगा क्या। मैंने बोला कि भाई आपने एल्गोरिथम वो डिक्लेयर कर दिया एरे, एरे को स्टार्ट मतलब लूप को स्टार्ट किया फॉर इंडेक्स, तो इंडेक्स एक वेरिएबल होगा
आइटरेटिव वेरिएबल जिसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई है 1 से कहां तक जाएगी 10 तक। तो पहली आइटरेशन में इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, पहली आइटरेशन में इंडेक्स की वैल्यू होगी 1, सही है। तो 1 वैल्यू लेकर ये लूप के अंदर एंटर हो जाएगा, इनपुट करवाएगा नेम पे, नेम का मतलब एरे पे इनपुट करवाएगा, एरे के कौन से एड्रेस पे या कौन से एलिमेंट पे करवाएगा, हमने बोला इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब इंडेक्स की वैल्यू पहली आइटरेशन में क्या है, इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो पहले क्या करेगा, नेम 1 पे इनपुट कर लेगा। मतलब पहला नाम अगर मैंने इनपुट किया होगा कोई भी इब्राहिम, तो इब्राहिम का नाम जो है ना वो कहाँ आ जाएगा, नेम 1 पे आ जाएगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स की नेक्स्ट वैल्यू पे जाओ, इंडेक्स की वैल्यू पहली आइटरेशन में 1 थी, एक बढ़ के क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, जैसी 2 होगी लूप में जाएगा, इनपुट करवाए, दोबारा से इनपुट करवाओ, कौन से वेरिएबल में, वेरिएबल तो नहीं है, कौन सा है ये, एरे है, कौन सा एरे है, नेम, नेम का एरे, सही भाई, नेम के एरे में, समझ गया। और वो क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स पोजीशन क्या लिखी हुई है, इंडेक्स, तो इंडेक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या होगी 2, तो नेम्स 2 पे इनपुट हो जाएगा, नेम्स 2 का मतलब यहाँ इनपुट हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट इंडेक्स होगा तो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी 3, तो नेम्स 3 पे इनपुट होगा, फिर नेम्स 4 पे इनपुट होगा, 5 6 7 8, आखिरी वैल्यू कौन सी होगी बेटा, आखिरी वैल्यू होगी 10, इंडेक्स की आखिरी वैल्यू 10 का मतलब नेम्स 10 पे आएगा, और जैसे ही नेक्स्ट इंडेक्स को बोलेगा 10 से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लूप को क्या कर देगा, रोक देगा। तो ये 3 लाइन ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स। तो इस 3 लाइन्स के कोड ने आपके 10 एलिमेंट्स पे क्या कर लिया, इनपुट करवा लिया, सही है, 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे पे इनपुट करवा लिया। अब एरे के अंदर पूरी क्या मौजूद है, पूरा डाटा मौजूद है, जिस पोजीशन को चाहते हो आउटपुट करवा सकते हो, जिस पोजीशन को चाहते हो उठा के हटा के दोबारा इनपुट करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, अब आपकी मर्जी है। एरे को एक्सेस किया मैंने किस लूप के जरिए, फॉर लूप के जरिए। अब कल को इसमें 10,000 एलिमेंट्स होते, मैंने 10,000 स्टेटमेंट थोड़ी बढ़ानी है, मैं सिर्फ ये एरे, मेरे मिसाल के तौर पे मैं एरे नेम का एरे 1 से लेकर 1000 तक बनाता या 10,000 तक बनाता, तो यहाँ पर 10,000 तक क्या कर सकता था, सिर्फ यहाँ 10,000 करता, बाकी मेरे पास क्या रहता, वो सेम रहता, मतलब लूप सेम रहता। 3 लाइन के कोड में मैं 10,000 एलिमेंट्स में भी इनपुट करा सकता हूँ, 3 एलिमेंट्स में भी इनपुट करा सकता हूँ, और कितने भी एलिमेंट्स पे इनपुट करवा सकता हूँ। सो दैट वाज द इनपुट का पार्ट इनसाइड द एरे। और एरे को एक्सेस करने के लिए